Okay, so we are starting the chapter liquidation of companies. कंपनी जब बंद होने की उस पे होती है कि हम कंपनी को बंद कर रहे हैं, कंपनी अब खत्म हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें करना क्या है, लिक्विडेशन होता क्या है, कैसे होता है, उसमें अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, फिर लिक्विडेशन में पेमेंट्स कैसे करते हैं, ये सब सीखेंगे आप यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि लिक्विडेशन है क्या। जब एक कंपनी अपनी ऐसी सिचुएशन में होती है कि उसको लगता है कि वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाएगी, तो या हम दूसरी लैंग्वेज में कहें कि कंपनी को लगता है कि वो अब सॉल्वेंट नहीं रही। सॉल्वेंट नहीं रही तो मतलब क्या हुआ, इनसॉल्वेंट। तो जरूरी नहीं है कि जो कंपनी सॉल्वेंट है वो बंद नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि कंपनी इनसॉल्वेंट होगी तभी बंद होगी। अगर कंपनी सॉल्वेंट है लेकिन उसको लग रहा है कि अब कंपनी को आगे काम नहीं करना चाहिए किसी भी रीजन से, तो वो कंपनी अपने आप को बंद करवा सकते हैं। तो दैट इज नोन एज लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन दोनों तरीके से होगा कि चाहे कंपनी सॉल्वेंट है तो भी कर सकती है, चाहे कंपनी इंसॉल्वेंट है तो भी कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि होता क्या है कि जब कंपनी बंद हो रही है तो हमें क्या करना है, उसकी बैलेंस शीट को जीरो करना है। और उसकी बैलेंस शीट को जीरो करने का मतलब है कि हमें उसकी असेट्स को सेल करके उसकी लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। क्या करना है, हमें असेट्स को बेचना है और उसके बाद लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। जब हम असेट्स को बेच के लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं वन बाय वन, तो यहाँ पर भी हमें एक सीरियल ऑर्डर देखना पड़ता है कि किसका हक पहले बनता है, पहले किन किन चीजों की पेमेंट होगी और उसके बाद किस किस चीज की पेमेंट होगी। तो अब इसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रॉपर एक प्रोसीजर दिया है कि कैसे आप एक कंपनी को लिक्विडेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मेथड्स क्या हैं लिक्विडेशन के। मेथड्स ऑफ लिक्विडेशन में क्या आते हैं, हमारे पास दो मेथड्स आते हैं। एक है बाय द ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट, और एक होता है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। बाय द ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट कब ऑर्डर करती है कि ये कंपनी बंद कर दीजिए, इसके कई रीजन हो सकते हैं। पहला, कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रही, तो कंपनी जब डेट्स को पे नहीं करेगी तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आप अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रहे, यू आर इंसॉल्वेंट, तो यू मस्ट क्लोज योर कंपनी। दूसरा, अगर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये रिजॉल्व किया गया है कोर्ट द्वारा कि कंपनी को बंद कर देना चाहिए, कंपनी को अपनी काम को स्टॉप कर देना चाहिए, तो इसे भी हम कहते हैं वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। तीसरा क्या है कि अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि जो कंपनी है वो कोई फ्रॉड कर रही है या उसकी कोई भी एक्टिविटीज जो हैं वो फ्रॉडलेंट हैं, वो अनप्रॉपर हैं, तो वो उस कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे सकती है। चौथा क्या है कि अगर एनुअल रिटर्न जो रजिस्ट्रार को भेजनी होती है वो भेजने में, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने में वो कोई डिफॉल्ट कर दे कंपनी, तो तब भी कंपनी को बंद किया जा सकता है। और अगर कोर्ट को ये लगे कि ये जस्टिफाइड है कि ये कंपनी आगे काम ना करे, तो वो इसको बंद करने का ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये तो कौन से केसेस हैं जब कंपनी को कोर्ट कहती है कि बंद कर दीजिए। अब दूसरी बात आती है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से बंद करना। अपनी इच्छा से बंद करने के लिए भी हमारे पास दो तरीके से होता है। एक तो मेंबर्स की इच्छा से, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, और एक क्रेडिटर्स की इच्छा से, क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अब मेंबर्स की इच्छा से कब होता है, जब कंपनी के डायरेक्टर्स को ये लगता है कि हम आगे काम नहीं कर सकते, हम पेमेंट कर देते हैं लायबिलिटीज की और कंपनी को बंद कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो डायरेक्टर होते हैं
वो रजिस्ट्रार के पास एक डिक्लेरेशन फाइल करते हैं और उस डिक्लेरेशन के अंदर वो क्या लिखते हैं कि हम अपनी कंपनी के सारे डेट्स को पे कर देंगे, एबल टू पे द डेट्स इन फुल। यानी कि यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि कंपनी इंसॉल्वेंट है, यहाँ हम कह रहे हैं कि कंपनी सॉल्वेंट है, कंपनी अपने डेट्स को दे देगी। और इस डिक्लेरेशन के 5 हफ्ते के अंदर अंदर वो इसको वाइंड अप का रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अगर डायरेक्टर्स ये डिक्लेरेशन ना दें तो क्रेडिटर्स को ये डाउट हो, मान लो कि ये हमारी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो कोर्ट में अपील फाइल करते हैं। वो रजिस्ट्रार को बोलते हैं कि इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। अब क्रेडिटर्स कह रहे हैं कि ये हमारे डेट्स पे करने के काबिल नहीं है, ये पे नहीं करेंगे, आप इस कंपनी को बंद कर दीजिए। तो तब एक मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग में डायरेक्टर भी आता है और क्रेडिटर्स भी आते हैं और फिर एक पर्सन की अपॉइंटमेंट होती है। वो पर्सन दोनों केसेस में अपॉइंट होता है, जिसको हम नाम देते हैं लिक्विडेटर। इस केस में तो डायरेक्टर्स ही इसको अपॉइंट करेंगे, इस केस में डायरेक्टर और क्रेडिटर दोनों अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों अपॉइंट करेंगे तो क्रेडिटर्स वाला लिक्विडेटर काम करेगा, ये वाला नहीं करेगा। ठीक है, और अगर क्रेडिटर्स नहीं करते तो डायरेक्टर अपना लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है। इस लिक्विडेटर का काम दोनों ही सिचुएशन में क्या है, इसका काम है असेट्स को बेचना, इनको सेल करना और फिर उससे जो अमाउंट आती है उससे लायबिलिटीज को पे करना। और इस सारे काम के बदले में ये रेम्यूनरेशन लेता है और वो रेम्यूनरेशन इसके लिए रिवॉर्ड है कि जो उसने काम किया। और इस सब को करने के लिए ये एक स्टेटमेंट बनाता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और ये सारे चैप्टर इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड है। आपको क्वेश्चन में यही बनाने को आएगी कि लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाकर दिखाइए। यहाँ तक समझ में आया? यस यस मैम। अब मैं आपको लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बता रही हूँ कि कैसे बनाना है। और लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में बहुत ध्यान से आप समझेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आज समझते ही आपको सारा का सारा बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। आपको समझना है, समझोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पेमेंट पहले होती है और कौन सी पेमेंट बाद में होती है। हमें सीरियल ऑर्डर का बहुत खास ध्यान रखना होता है, इसके अंदर कितनी अमाउंट कब पे होगी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और कैसे कैसे अमाउंट आती है और कैसे कैसे लिखनी है वो सारी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आज हम इसका फॉर्मेट करेंगे, फिर जब न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें इसकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको मैंने एक फॉर्मेट बना के दिखाया यहाँ पे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का। इसके अंदर आप देखो हमने लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट। और ये जो है ये उस पर डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड नहीं है, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस तरफ वो अमाउंट लिखते हैं जो जो आ रही है। तो जो पहले से ही है हमारे पास बैलेंस शीट में, मान लीजिए हमारे पास है कैश इन हैंड, तो हम यहाँ लिखते हैं टू कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, क्योंकि ये हमें रियलाइज करवाने की जरूरत नहीं है, ये हमें गिवन है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया। अब लिक्विडेटर का काम क्या है? लिक्विडेटर का काम है असेट्स को बेचना। तो वो असेट को बेचेगा तो जो अमाउंट आएगी वो यहाँ लिखेगा, टू अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स।
अब ये डिफरेंट डिफरेंट असेट्स को बेचता है और उनसे जो भी अमाउंट आती है वो यहाँ लिखता जाता है। मान लीजिए उसने बेचा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कुछ भी जो भी उसने असेट्स रियलाइज की वो हमने सारी यहाँ लिख दी और उसका टोटल हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि कई बार कंपनी किसी असेट को किसी लोन के अगेंस्ट गिरवी भी रख सकती है। अगर वो किसी असेट को किसी लोन के अगेंस्ट गिरवी रखती है तो सिचुएशन दो तरह से हो सकती है, या तो वो फुली सिक्योर्ड होगा या वो पार्टली सिक्योर्ड होगा। तो अभी मैं फुली सिक्योर्ड की बात कर रही हूँ कि मान लीजिए एक लोन था 25,000 का और उसके अगेंस्ट जो असेट गिरवी रखी हुई थी वो थी 40,000 की और 40,000 की ही बिक गई वो। तो 40,000 की जब वो बिक गई तो 25,000 कौन ले जाएगा? 25,000 तो वो लोन वाला ले जाएगा ना, जिसने वो लोन दिया हुआ था। तो हमारे पास लिक्विडेटर के पास कितना पैसा बचेगा? 15,000। तो वो 15,000 वो यहाँ लिखता है टू सरप्लस received from secured creditors, क्योंकि हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अमाउंट वो असेट दे रखी थी। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने 40,000 की बेची, अपना लोन चुकता किया 25,000 का और 15,000 रुपए हमें वापस कर दिए। तो ये सरप्लस भी उसके पास वापस आ जाएगा टू सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब ये सारी अमाउंट्स आने के बाद इसके अलावा अगर कहीं कुछ हमें लिखना है तो वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि यहाँ पे इसके अलावा और क्या आइटम आ सकती है। तो अभी रिसीट साइड में जो जो मैंने लिखा उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। नो मैम। पेमेंट साइड स्टार्ट करते हैं। पेमेंट साइड में सबसे पहले नंबर पर पेमेंट होती है लीगल चार्जेस की। कोई भी अगर लीगल चार्जेस हो तो उनकी पेमेंट जो की जाती है उसको हम सबसे पहले नंबर पे लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन के आगे मैंने नंबर नहीं लिखा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन मुझे 3 चीजों पर देना है और जो दूसरे नंबर पे अमाउंट आती है वो है रेम्यूनरेशन ऑन असेट रियलाइज्ड, कि जितना असेट जितने की वो बेचेगा उसके ऊपर कुछ परसेंटेज उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो वो कितना मिलेगा? तो मान लीजिए उसने ये सारी की सारी असेट्स 4 लाख की रियलाइज की, सारी की सारी असेट्स 4 लाख की रियलाइज की और ये कहा गया कि उसको 5% रेम्यूनरेशन मिलने वाला है। सपोज ये जो कैश इन हैंड था ये 20,000 था और ये जो कैश एट बैंक था ये 10,000 था। अब ये तो उसने रियलाइज नहीं ना किया, ये तो पहले से पड़ा था, तो हम इसके ऊपर रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। लेकिन अगर ये दोनों अमाउंट हमें इसी कैटेगरी के अंडर दे दे, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स के अंदर दे दे, तो हम इसके ऊपर भी रेम्यूनरेशन देंगे। तो फिलहाल क्योंकि हमें ये अलग से दिया हुआ है और हमें असेट रियलाइज्ड अलग से दे रखी है 4 लाख की, तो इसके ऊपर 5% हम लिखेंगे, 5% ऑन 4 लाख। तो कितना हो गया ये? 20,000। रेम्यूनरेशन की अमाउंट 20,000 समझ में आई आपको? कैसे आई? यस मैम। ओके, अब इसके अंदर आप देखिए कि एक अमाउंट हमें दे रखी है ये 15,000 की, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब ये लेनी थी या नहीं लेनी थी? अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5% remuneration is to be given on asset realized including surplus received from secured creditors, तो आप ये 15,000 भी ऐड करेंगे। और अगर
लिखा हुआ है कि रेम्यूनरेशन इज टू बी गिवन ऑन अमाउंट रियलाइज्ड एक्सक्लूडिंग सरप्लस, तो आप इसके ऊपर नहीं लेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि कैश लेना है या नहीं, ये कब लेना है, जब अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ असेट्स के अंदर कैश दिया हुआ हो। अदरवाइज सिर्फ ये वाली असेट्स लेनी है, और फिर ये वाला सरप्लस कब लेना है, जब कहा गया हो तब, नहीं तो नहीं लेना है। ठीक है, अब नंबर 2 पे मैंने लिखा था ऑन असेट्स रियलाइज्ड। इसके अलावा जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो ऑन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स भी मिलता है, ऑन अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स भी मिलता है। तो अभी तो उनकी बारी नहीं आई, तो इसलिए मैंने यहाँ नंबरिंग नहीं लिखी। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे जो पेमेंट आती है वो होती है हमारी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की। थर्ड नंबर पे जो हम पेमेंट करेंगे वो करेंगे बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अगर कोई भी लिक्विडेशन पे खर्चा होता है तो वो यहाँ पर पे किया जाता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो पेमेंट आती है वो है बाय डिबेंचर होल्डर्स। हमें डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है, और उसके साथ साथ हमें डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट पे करना है। अब ये इंटरेस्ट कितना पे करना है ये इंपॉर्टेंट है समझना, कि इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा। तो इसको समझो आप कि हमारे पास डिबेंचर्स के केस में मान लो डिबेंचर्स दिए हुए हैं, अमाउंट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि डिबेंचर्स कितने के दे रखे हैं। सो दैट इज गिवन टू यू, लेट अस टेक 40,000, और डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका 12%। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में इंटरेस्ट पेड अप टू 30th September 2014। देन आपको दिया हुआ है डिबेंचर्स वर रीपेड ऑन 30th June 2015। एक आपको दिया हुआ है डेट ऑफ लिक्विडेशन 31st March 2015। ठीक है, जब भी आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट चेक करना है कि कितना पे करना है और कब तक का पे करना है, तो आपको देखना है कि क्या कंपनी सॉल्वेंट है या कंपनी इनसॉल्वेंट है। और सॉल्वेंसी कैसे चेक करोगे आप, कि जो कंपनी के पास अभी तक की रिसीट्स हैं और अभी तक की पेमेंट्स हैं, वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है, जो सरप्लस बचता है, क्या वो क्रेडिटर्स को पे करने के लिए सफिशिएंट है। अगर वो क्रेडिटर्स को पे करने के लिए सफिशिएंट है तो डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है वो रीपेमेंट ऑफ लोन तक दिया जाता है। यानी कि अगर सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है तो इंटरेस्ट विल बी पेड अप टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। और अगर अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तो इंटरेस्ट विल बी पेड अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। तब वो सिर्फ लिक्विडेशन की डेट तक का इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो मैंने आपको करवाया, यहाँ मान लीजिए ये जो अमाउंट अभी तक आपके पास आई, ये सारी टोटल करने के बाद इसमें से आप क्या क्या चीजें माइनस कर दोगे, लीगल चार्जेस, नंबर 2 लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑन असेट रियलाइज्ड, नंबर 3 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, नंबर 4 डिबेंचर होल्डर्स। ये 4 अमाउंट माइनस करने के बाद जो बचेगा, आपको देखना है कि वो जो अगली पेमेंट हमने क्रेडिटर्स की करनी है
उसको देने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कि ये जो अमाउंट आपके पास बचती है, ये बचती है 50,000 और आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं 30,000 के, तो इसका मतलब 50 में से 30 तो दिए जाएंगे। तो अब आप डिबेंचर का इंटरेस्ट कौन सी डेट तक का दोगे? 30 जून 2015 तक का। 30 सितंबर 2014 तक का तो उन्होंने दिया हुआ है। सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 मंथ्स का आप इंटरेस्ट पे करोगे। और अगर ये अमाउंट 50,000 ना होती, ये होती मान लो 25,000 और क्रेडिटर्स कितने थे? 30,000, तब आप ये इंटरेस्ट 30 सितंबर से 31 मार्च तक का देते, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का। बात समझ में आई? यस मैम। बाकी क्वेश्चन में जब हम करेंगे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी पे करनी है। जब सफिशिएंट अमाउंट हो तो अप टू द डेट ऑफ रीपेमेंट, और अगर सफिशिएंट नहीं है तो अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। इसके बाद 4th नंबर पे टर्न आती है हमारी डिबेंचर होल्डर्स के बाद क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर्स हमारे पास कौन से हैं? अनसिक्योर्ड, क्योंकि सिक्योर्ड तो यहाँ पे आ गए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अब है अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड में भी हम कैटेगरी बना देते हैं। पहली है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जिनको की पहले पेमेंट का अधिकार होता है। जैसे कोई हमें गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने हैं, कोई सेस पे करना है, कुछ भी पेमेंट ऐसी है जो कंपल्सरी है बाय लॉ, तो उनको हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बोलते हैं। और इनके अलावा जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलते हैं, बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब मैंने इनको प्रेफरेंशियल लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनसिक्योर्ड की बजाय सिक्योर्ड हो गए हैं, तो ये अनसिक्योर्ड ही, लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में पहले इनको पेमेंट लेने का राइट होता है। अब मैंने आपसे कहा था कि जो रेम्यूनरेशन है वो ऑन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स भी मिलता है। अगर तो क्वेश्चन में लिखा है कि 2% रेम्यूनरेशन इज पेड ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो हम प्रेफरेंशियल को भी देंगे। लेकिन अगर लिखा है 2% अमाउंट इज टू बी पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो प्रेफरेंशियल को नहीं देंगे। तो अभी हम मान के चलते हैं कि हमें दिया हुआ है 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे है तो प्रेफरेंशियल पे भी होगा। तो आप यहाँ पर दोगे 2% ऑन प्रेफरेंशियल। मान लो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं आपके 10,000 के, तो 2% ऑन 10,000 ये आपका आ जाएगा 200। ठीक है। अब इसके बाद ये हमने यहाँ 5वें नंबर पे लिखा था, तो ये मेरा 6ठा नंबर हो गया। अब उसके बाद बारी आई मेरी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए पेमेंट या तो होगी या नहीं होगी। अब उसके ऊपर रेम्यूनरेशन की भी बारी आएगी कि उसको रेम्यूनरेशन भी देना है ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो हमें कैसे निकालना होगा? सपोज ये सारी चीजें देने के बाद आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं वो 80,000 के बचे, ठीक है, और 80,000 को पेमेंट देने के लिए आपके पास 2 लाख का सरप्लस बचा हुआ है। और ये सरप्लस कौन सा है? ये सारे के टोटल में से ये सब यहाँ तक माइनस कर दिया हमने, तो अभी भी हमारे पास मान लो 2 लाख रुपए बच गए। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही है? यस और नो? यस मैम। हो रही है? यस मैम। यस, हो रही है तो कंपनी सॉल्वेंट है। तो फिर हम जब यहाँ पर निकालेंगे, मैं एक बार इसको यहाँ से रब कर देती हूँ, जगह बन जाएगी, कि ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो 80,000 का 2% निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास? 1600, और फिर मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दूंगी 80,000। तो इसका मतलब मैंने 7 नंबर पे ये लिखा और 8 नंबर पे ये लिखा, ठीक है। लेकिन अगर ये अमाउंट 2 लाख है ही नहीं मेरे पास, ये जो सरप्लस है ये बचता है 60,000, देना कितना है मुझे?
80,000। अब 60,000 मुझे देना है और मेरे पास मतलब देना मुझे 80,000 है, लेकिन है मेरे पास कितना, सिर्फ 60,000। और लिक्विडेटर तो अपना रेम्यूनरेशन लेगा, चाहे वो कम पेमेंट कर रहा है चाहे ज्यादा कर रहा है, वो तो असेट्स को बेचकर ही जो मिल रहा है उसी से पेमेंट कर रहा है, तो वो अपना रेम्यूनरेशन तो लेगा। इसका मतलब मुझे 60,000 में से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी देना है और मुझे लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी देना है 2%। तो इस 60,000 में 2% रेम्यूनरेशन शामिल है या नहीं है? मुझे इसी में से देना है, तो इसका मतलब मैं 60,000 में से जब रेम्यूनरेशन निकालूंगी तो आई विल यूज 2/102। मैं 2/100 नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं 2/100 करती हूँ तो मेरा 1,200 रुपये निकल गया। अब मुझे तो टोटल, अब मैं 60,000 61,200 कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो टोटल ही 60,000 है, तो मुझे उस 60,000 में से ही इंटरेस्ट देना है। तो इसका मतलब ये 60,000 मेरा 100 के लिए नहीं 102 के इक्विवेलेंट है। तो जब भी अमाउंट कम बचेगी तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, 60,000 इंटू 2/102। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो 60,000 इंटू 2/102 करके मेरे पास आता है 1176। तो आई विल राइट हेयर यहाँ पर 1176, और ये मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 60,000 इंटू 2/102। अब मेरे पास टोटल था 60,000, जिसमें से 1176 मैंने दे दिया किसको, क्रेडिटर का रेम्यूनरेशन, और अब यहाँ पर जो बचेगा 58,823 वो मैं किसको दूंगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट के बाद नेक्स्ट जो टर्न आती है 9th नंबर पे, वो आती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट की बारी तब आएगी जब क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट हो जाएगी। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि उनकी पेमेंट हो रही है, तो हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कंपनी सॉल्वेंट है। कंपनी सॉल्वेंट है तो ऊपर की सारी पेमेंट्स टाइमली हो रही हैं। तो अब हम जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बारी आनी कब है, क्रेडिटर्स के बाद ना, तो हमने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे दिए। अब अगर उसके बाद भी पैसा बचता है तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड देते हैं। तो ये जो डिविडेंड हम देते हैं इसकी भी 3 शर्तें हैं। प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, और ये 3 शर्तें क्या हैं, कब कब देना है आपने। पहला, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर शेयर्स जो हैं वो आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जिनके ऊपर डिविडेंड इकट्ठा होता है, तो हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का एरियर अगर हो तो वो कब पे करेंगे, व्हेन टू पे। कि अगर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का एरियर है तो हमने पे करना है या नहीं करना, वो हमने देखना है। तो हम 3 केसेस में से अगर कुछ भी पूरा हो रहा होगा तो करेंगे। पहली शर्त क्या है कि अगर तो प्रेफरेंस शेयर के आगे क्यूमुलेटिव वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें पे करना है, इसका एरियर इकट्ठा होता है। दूसरा, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड का एरियर दिया हुआ है और साथ ही लिखा है इट इज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, कि ये लिक्विडेशन के टाइम पर पे करना ही है तो हम पे करेंगे। तीसरा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना तो क्यूमुलेटिव वर्ड लिखा है ना ये लिखा है इट इज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, लेकिन प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करने के बाद जो सरप्लस बचता है उससे इक्विटी की पेमेंट भी हो गई। अब तो कुछ देने को बचा ही नहीं, और उसके बाद भी सरप्लस बच गया तो हम प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देंगे, वरना नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि 3 शर्तें क्या हुई, या तो क्यूमुलेटिव वर्ड लिखा हो,
या लिखा हो इट इज ऑटोमेटिकली टू बी पेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, या प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करने के बाद फिर पैसा बच गया, फिर पैसा बचा और हमने इक्विटी को भी पेमेंट कर दी, इक्विटी को फुल पेमेंट करने के बाद फिर पैसा बच गया, तो अब अगर कोई प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड बाकी है तो वो हम पे कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट टर्न आती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो जो भी बचेगा रेम्युनरेशन उसी पे दिया जाना है। तो जो भी आपको यहाँ पर 11th नंबर पे रेम्युनरेशन देना है ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो हमेशा ही कैसे निकलेगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके निकलेगा, क्योंकि उसमें तो हमेशा ही अमाउंट इंक्लूडेड होगी। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए बचते हैं और आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने हैं, तो आप यहाँ पे 1 लाख नहीं लिखोगे, यहाँ पहले 1 लाख इंटू 2/102 करके जो अमाउंट आएगा वो आप यहाँ रेम्युनरेशन में लिखोगे, बाकी बचा हुआ अमाउंट आप माइनस रेम्युनरेशन करके यहाँ लिखोगे। समझ में आया? मैम एक्सक्यूज मी, हाँ जी। मैम जो आपने अभी वो पॉइंट नहीं बताए थे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मतलब हम डिविडेंड कब कब देंगे मैम, एक तो हमारा क्यूमुलेटिव होएगा या फिर मैम जब उसको मतलब लिखा हुआ क्लियरली कि उसको पेमेंट करनी है लिक्विडेशन। मैम जो ये लास्ट पॉइंट है कि प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट हम करेंगे जब सरप्लस हमारे पास सफिशिएंट हो, और मैम फिर अगर बचता है तो हम इक्विटी वालों को दे देंगे। मैम जो ये लास्ट में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बचेंगे, मतलब ये लास्ट वाला क्या था मैम, मतलब बेटा ये इक्विटी? यहाँ से देखो, आपने ये सारी पेमेंट कर दी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का शेयर होल्डर की पेमेंट कर दी, अभी ये डिविडेंड की पेमेंट नहीं की आपने। क्यों? जी मैम। क्योंकि आपके पास ना तो क्यूमुलेटिव वर्ड लिखा हुआ था और ना ही लिखा हुआ था कि एरियर को पे करना ही करना है। तो अब आपने देखा कि ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है, मान लो 3 लाख के हैं, इनके लिए भी पूरी पेमेंट आपके पास 3,50,000 या 4 लाख पड़ा है, जो भी बचता है वो किसके लिए होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच तो 4 लाख गया, लेकिन इक्विटी शेयर थे ही 3 लाख के, तो सरप्लस बचा या नहीं बचा? यस मैम बच गया। तो फिर जब सरप्लस बच गया तो हम वो डिविडेंड दे देंगे प्रेफरेंस शेयर्स का, और फिर बाकी बचा हुआ अमाउंट जो है, अगर वो लिखा हो कि उसमें से भी आधा प्रेफरेंस को दे दो आधा इक्विटी को दे दो, तो वैसे बांट देंगे, नहीं तो वो बचा हुआ सारा का सारा इक्विटी को दे देंगे। समझ में आया? यस मैम।